पाकिस्तान इज द मीडिएटर। तुम लोग ना 3 में ना 13 में, फिर भी तुम लोगों ने पाकिस्तान से थप्पड़ खा ली। आपका वो जो मुल्ला आसिम मुनीर है, कहां है वो? 3 महीने में 3 बार जाके वो वॉशिंगटन बैठ जाता है। वॉशिंगटन हथियार दे रहा है, उसको प्रोत्साहन दे रहा है कि मारो भारतीयों को, और वहां आपकी जबान पे लकवा लग जाता है साहब। टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, व्हाट अबाउट द टेररिज्म दैट अफेक्ट्स इंडिया? नहीं, मैं जानता हूं कि हमारे में एक कहावत होती है, चढ़ते सूरज को सलाम करो। हमें लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का बेसरताज बादशाह बनेगा। अरे साहब, मैंने बीच में नहीं बोला था आपके, अब आप भी सुन लीजिए शांति से। मैंने बीच में नहीं बोला था टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा। आपके देश के खिलाफ पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। क्या किया आपने उसके लिए? नहीं, आपके गुस्सा करने आपके गुस्सा आप जो यहाँ पे दावे दे रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए क्या किया आपने? पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के लिए क्या किया? हार जाएगा अमेरिका। आपने इतनी आवाज उठाई जो आप डोनाल्ड ट्रंप के महिला मंडल में कर रहे हैं आज। नहीं, आपने जितने दावे किए थे, मैं बहुत आई एम सॉरी टू से, मैं क्षमा करता हूं, इस युद्ध में आपके जितने लड़ाई खत्म होने दीजिए, इस युद्ध में लड़ाई खत्म होने दीजिए, फिर देखेंगे। मीडिया तो इतना बेशरम और घटिया हो चुका है कि देश का कथित सबसे बड़ा चैनल आज तक, अभी 2 घटनाएं उसने ऐसी की कि मतलब तो नाक काट के यहाँ जड़ से पहुंच के उन्होंने हम लोगों का, और अब उनको शर्म भी नहीं आ रही कि उनकी नाक कटी हुई है। अभी वो खलीज टाइम्स से किसने एक्सपोज किया है कि बहरीन की घटना को दुबई की घटना बना के वीडियो चला रहे थे आज तक, और एक दूसरा चैनल भी उसमें शिवशंकर है, सब आ गया है। तो ईरान के साथ दुश्मनी है, एक हफ्ते भर में ईरान से हमारी दुश्मनी हो गई, कुछ ऐसा माहौल है। सारा देश का ये राइट विंग और ये मीडिया और चैनल ईरान के दुश्मन हो गए। अरे ईरान से हमसे झगड़ा नहीं हो रहा भाई, ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है, हमसे कौन सा झगड़ा हो गया? एकाएक भारत में पूरा वातावरण ईरान से झगड़ा कर रहा है, उसको गलत ठहराने पर लगा है, उससे अपने रिश्तों की पुरानी कथाओं में से कुछ ऐसे प्रसंग निकाल के जिनसे कुछ कड़वाहट पैदा हो, वो सब बताने में लगा हुआ है। तो क्या 2003 में आपने अपने गणतंत्र दिवस परेड में ईरान के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि बनाया था? क्यों भाई? क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो भाषण दिया था? क्यों 2016 में मोदी जी वहां गए थे? ये सब क्यों? उनके राष्ट्रपति की मृत्यु पर पिछले साल आपने एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा था। एकाएक आप सिर्फ इजराइल गए और आपने दिल बदल लिया। ऐसे किसी देश की नीतियां ऐसे बनती हैं, वो भी भारत जैसे महादेश की। कोई सार्वभौम होने का मतलब होता है खुद मुख्तारी कुछ होती है, स्वाभिमान कोई चीज है दुनिया में, तो क्या है ये सब? लेकिन ये सारे जो सभ्य शब्द हैं, ये कुतर्कों ने इनको बहा दिया है नाली में। अब दोष गिनाने का ईरान से हमारे पास एक लाइन लगी हुई, और ये एंकरा जो है कह रही है कि वहां ईरान में कितने 60 या 70 लोगों को बंधक बना लिया गया। एक पुरानी घटना थी 79 की, जब अमेरिका का एक वो आया था, अमेरिका उसमें अपने लोगों को छुड़ाने जाना चाह रहा था, उसकी एम्बेसी के लोगों को बंद कराया था। ये बहुत पुरानी घटना है, लेकिन वो उसको अभी की घटना बता के और ईरान को आतंकी कह रही है। ये क्या है भाई? मतलब, और सबसे बड़ी बात है कि और फिर उसमें खैर जो जिनसे वो कह रही थी, उसमें जो कार्यक्रम में दूसरे सज्जन थे, उन्होंने तुरंत करेक्ट करके उनको ध्यान दिलाया कि क्या कह रही हैं आप, वहां तो एम्बेसी ही नहीं है, अमेरिका की जमाना हो गया। इस मीडिया को और इस काम को भारत में जहां पहुंचा दिया गया है वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व की कृपा से, और जैसा वो पहुंचना चाह रहे थे पहुंच गए हैं, वो न सिर्फ अक्षम्य है, आपराधिक है, शर्मनाक है, बहुत ही बदसूरत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में हम कहां खड़े हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए दोस्तों। वो दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर खड़ी है, उसने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर करा दिया। ईरान और ट्रंप दोनों की तरफ से इसका क्रेडिट कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। एक इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एक हमारे डंकापति मोदी जी हैं, जो अक्सर विदेश नीति को मजबूत करने के लिए विदेश यात्रा पर रहते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू को अपना परम मित्र बताते हैं, लेकिन परम मित्र ने ही हमारे दुश्मन को आगे करके युद्ध रुकवाया। अगर दोस्ती इतनी गहरी थी तो मोदी जी को बीच में क्यों नहीं लाए? ट्रंप की जीत के लिए भारत में पूजा हो रही थी, मोदी जी वोट मांगने गए थे, लेकिन जीत के बाद ट्रंप मोदी को ही बेइज्जत कर रहे हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सीज फायर कराने का बार बार दावा करते हैं, और अब दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को 2 हफ्ते के युद्ध पर विराम लगवाने के लिए क्रेडिट दे रहे हैं। सोमनाथ भारती भाई, हम पाकिस्तान को दलाल के दें, और बहुत सारे लोग यहाँ पर एक राय के हैं कि पाकिस्तान वो एक्टर हो सकता है जो अमेरिका के इशारों पर नाचे, लेकिन हम वो एक्टर नहीं हो सकते। दैट्स वेरी मच ट्रूथफुल फैक्ट। लेकिन वो जो दौर 80 का और 70 का दौर था भाई, चाइना और अमेरिका की कहीं कोई बातचीत 1949 से नहीं थी। ये रोल प्ले किया पाकिस्तान ने कि चाइना और अमेरिका को नजदीक ला दिया, और इसी का बाकायदा रिपे करते दिख रहे हैं आज तक, पिछले 50 बरस से चाइना भी और अमेरिका भी। दिस इज यू मे कॉल डिप्लोमेसी कि भाई आप कुछ नहीं है, पर चाइना को भी साथ रखा है, अमेरिका को भी साथ रखा है पाकिस्तान ने। गरमा जी, आपका बहुत धन्यवाद, आखिरकार आपने मुझे वक्त दिया। अब हर समय मुझे आम आदमी होने का एहसास दिलाते हैं। और दूसरी बात दिखाता हूं, ये देखिए जो अपने अजय लोग साहब कह रहे थे, ये देखिए द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। बताइए मुझे, ये था हाउडी मोदी कार्यक्रम था, उसमें कहता कहा, मैं मानता हूं अजय लोग साहब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, उनको बहुत तकलीफ हो रही होगी कैसे डिफेंड करें आज की तारीख में, लेकिन ये सत्यता है कि अब की बार ट्रंप सरकार, माननीय मोदी जी ने हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिका में जाके कहा था, और इतना कुछ करने के बावजूद ट्रंप ने सिर्फ भारत को जलील किया है।
और मोदी जी को खासकर जलील किया जो कहते हैं कि भाई आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर करियर। पर इससे क्या फर्क पड़ता है सोमनाथ भारती, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? पाकिस्तान एक मैसेंजर की भूमिका में है, मैं उस पे आ करता रहा रहे चिट्ठियां इधर से उधर। उस पे आ रहा हूं आप मुझे वक्त दे दें। देखिए लगातार हम देख पा रहे हैं ट्रंप किस प्रकार से हमारी नीतियों को प्रभावित करता है। भारत चंगा वाला युद्ध कर रहा था पाकिस्तान के साथ, हमारे 26 बहनें विधवा हुई, हम बदला ले रहे थे, अचानक आके भाई आप सीज फायर कर दो। भाई हम उसके गुलाम हैं क्या? आप जो है रशिया से तेल ना खरीदो, अब आप रशिया से तेल खरीदो। देखिए रशिया जो हमारा सबसे पुराना मित्र हुआ करता था, वहां की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है नायरा पेट्रोल पंप्स की हिंदुस्तान के अंदर, वहां उन्होंने रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल में 5 रुपया, डीजल में 3 रुपया। तो रशिया जो हर मुसीबत में खड़ा होता था हमारे साथ, आज उसने हमारा साथ छोड़ दिया है। ये हमारी ये माननीय मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी पॉलिसी है। अब सोचें, एक आतंकी मुल्क का दर्जा पाकिस्तान को दे रखा है, वो पाकिस्तान जो रोटी खाने को तरसता है, जहां सुई तक नहीं बनती, आज अमेरिका बार बार हमें जलील करता है उसको प्रायोरिटी देकर के। असीम मुनीर को बुला करके उसने जो तवज्जो दी पाकिस्तान को, उससे भारत जलील होता है। तो ये आज से थोड़ी है सर, 1971 की वॉर में खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था अमेरिका जी। लेकिन इंदिरा जी ने क्या कहा था? इंदिरा जी ने कहा था कि माइंड योर बिजनेस, आई विल नेवर टेक योर हेल्प। याद है आपको? इंदिरा जी ने बकायदा आईना दिखाया था अमेरिका को। लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? हर वक्त दलील करते हैं और मोदी चुप बैठे एकदम चुप। अगर ये मीडिएशन नहीं होता, दबा रखे मोदी जी की, अगर ये मीडिएशन पाकिस्तान की सीक्रेट दबा हुआ है। नहीं, एक सेकंड भाई, ये पाकिस्तान पेशकश कर रहा है, तो क्या हम अपने देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि हमारी जब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई तो हमने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि भाई पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, इसको कैसे आप अपने देश को होस्ट करने की अपने देश को होस्ट के तौर पर रिप्रेजेंट करने की इजाजत दे सकते हैं? शर्मा जी मान लीजिए मेरी बात, आज माननीय मोदी जी के मुंह से अमेरिका या ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल सकता, ये समझ लीजिए आप। ये सेंटर हो चुके हैं वहां, क्योंकि इनका अपना कोई ना कोई मसला एप्स्टीन फाइल में फंस रहा है, या इनके दोस्त अदानी का फंस रहा है, कुछ ना कुछ तो फंस रहा है कहीं ना कहीं। और मैंने बार बार कहा, मेरे नेता ने भी कहा है कि अगर माननीय मोदी जी कोई भी सीक्रेट ट्रंप के पास है तो देश हित में, राष्ट्र हित में, भारत हित में रिजाइन कर दे, वो हट जाए सीट से, कोई और संभालेगा देश को। लेकिन भारत को बार बार नीच ना दिखाए ट्रंप, ये बहुत जरूरी है। अगर माननीय मोदी जी देश को प्यार करते हैं तनिक भी कहीं भी, तो आज जरूरी है कि माननीय मोदी जी राष्ट्र हित में रिजाइन करते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर चली थी देश की मीडिया पर कि दलाल कहा गया था पाकिस्तान को कि हम दलाल नहीं है, इसलिए इस तरह की बातचीत में हमारी भूमिका नहीं है। लेकिन अब यह साफ हो गया कि पाकिस्तान केवल फैसिलिटेटर नहीं बल्कि मीडिएटर की भूमिका में है और महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो सर भारतीय डिप्लोमेसी का क्या होगा सर? एक तरफ अमेरिका के साथ उसके बढ़ते संबंध, और जिस तरीके से आसिम मुनीर के तो एकदम ट्रंप के साथ ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल ही घरेलू संबंध हो गए हैं, फोन लाइन पर दोनों एक साथ रहते हैं। और तो किस तरह से भारत चिंता बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि चीन के करीब भी पाकिस्तान और अमेरिका के करीब भी पाकिस्तान। तो भारतीय डिप्लोमेसी का क्या होगा सर? देखिए विक्रांत, आपने बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। भारतीय मीडिया पे टिप्पणी नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि उस पर टिप्पणी करेंगे तो हमारे बहुत सारे साथी और दोस्त नाराज हो जाएंगे, जो सरकार के एजेंडा सुबह से शाम तक परोसते रहते हैं। देखिए ये जो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, इस डिप्लोमेसी को हमें समझने की जरूरत है। और जब 2017 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे पहले टर्म में, तो उन्होंने पाकिस्तान को मिलिट्री एड देने से मना कर दिया था। उनका ही कहना था कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई कमजोर है और वो उसमें पूरे मनोयोग से मदद नहीं कर रहा है। तो ये स्थिति थी, ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर अविश्वास कर रहे थे। और दूसरे टर्म में वही पाकिस्तान और उनके सेना प्रमुख आज ट्रंप के विश्वस्त बन के सामने आए हैं। ये जो टर्न अराउंड है, ये टर्न अराउंड इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को अपनी कमजोरी का पूरी तरीके से एहसास है और पाकिस्तान को लगता है कि उनकी जो अंदरूनी राजनीति है और जो बाहरी उनकी छवि है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और उसका यह नतीजा है कि जब से आसिम मुनीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने हैं, तब से लगातार उन्होंने ये कोशिश की है कि चीन के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे ही, अमेरिका के साथ भी अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहिए, और वो इसमें पूरी तरीके से कामयाब है। हम उसके लिए कुछ भी कह सकते हैं कि अमेरिका की तो आसिम मुनीर चमचागिरी कर रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की सिफारिश की। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और वो तो कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये चापलूसी का जो एक आरोप पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है, दरअसल ये कहीं ना कहीं अपनी खींच को छिपाने की एक कोशिश है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान जो एक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है, जो फेल्ड स्टेट है, जो रोग स्टेट है, आतंकवाद जिसकी विदेश नीति का एक अखंड हिस्सा है, जो भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिश करता है, और जहां पर जिसे कहते हैं अलकायदा का चीफ पकड़ा गया हो। आप सोचिए कितनी बड़ी स्थिति थी। बिल्कुल। और जो तालिबान को जिसने जन्म दिया, वो पाकिस्तान आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर वो अमेरिका का भी दोस्त है, वो चीन का भी दोस्त है, ईरान भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, और वो 1945 के बाद के सबसे बड़े संकट में से एक का निवारण करने की किरदार में आज दिखाई पड़ रहा है। हम इसकी तारीफ करें ना करें, क्योंकि हम भारतीयों की पाकिस्तान को लेके एक अजीब तरीके का पूर्वाग्रह है, और हम उस पूर्वाग्रह से सच्चाई को शायद देखना भी नहीं चाहते, और आज की जो विचारधारा जो देश के ऊपर है, वो तो बिल्कुल ही उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो उनके लिए, उनकी विचारधारा के लिए, भारत की सरकार के लिए, जो मौजूदा सरकार है, उसके लिए ये तर्क अच्छा हो सकता है कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है। लेकिन अभी कल ही मैंने एक मशहूर पत्रिका पॉलिटिको में, जो ऑनलाइन मैगजीन है, उसमें मैंने एक बहुत बड़ा लेख पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, और जो स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग ग्लोबल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर काफी बढ़ी है। और क्यों नहीं बढ़े? अगर वो दुनिया के इतने बड़े संकट से दुनिया को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है, फॉर व्हाटएवर रीजंस, चाहे वो ट्रंप की चमचागिरी की वजह से, चाहे वो चाइना की चमचागिरी की वजह, किसी भी कारण से, बिल्कुल, लेकिन उसके किरदार को तो आज इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो दरअसल हमारी जो विदेश नीति है, उसका सबसे बड़ा संकट यह है कि इस वक्त हमारे पास कोई पॉलिटिकल फॉरेन मिनिस्टर नहीं है।
और एक कामयाब ब्यूरोक्रेट को आपने विदेश मंत्री बना रखा है, जिनकी एकमात्र भूमिका है दुनिया के तमाम देशों में जाकर घूमना और ऐसे ब्रेजन स्टेटमेंट्स देना जो आपकी विदेश नीति का भला नहीं बल्कि नुकसान कर रहे हैं। दूसरा कारण क्या है कि हमारी विदेश नीति जब अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से आगे बढ़ती है, विचारधारा की वजह से आगे निर्धारित होती है, तभी दिक्कत पैदा होती है। हम इजराइल के साथ क्यों इतने करीब हो गए, हम अमेरिका के साथ इतने करीब क्यों हो गए? क्योंकि ये जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसको लगता है कि क्रिश्चियन और जुडाइज्म के साथ खड़े होकर इस्लाम के खिलाफ एक नया एक्सिस क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए आप पूरी तरीके से इजराइल के साथ गए, अन्यथा कोई कारण नहीं था। ईरान हमारा सदियों का नहीं बल्कि शताब्दियों का दोस्त है और इजराइल भी हमारा दोस्त है। हमें दोनों के बीच में संतुलन बना के चलना चाहिए था, लेकिन जब विचारधारा से भी, लेकिन ये अजीब त्रासदी है कि जो भूमिका भारत को निभानी चाहिए वो भूमिका आज पाकिस्तान निभा रहा है और हम बैठ के देख रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वो एक दलाल स्टेट है। हमें सोचना चाहिए था कि हम वो भूमिका क्यों नहीं निभा पाए। और विक्रांत, आप जरा सोचिए कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच की शांति वार्ता अगर दिल्ली में हो रही होती तो क्या होता? आप जरा सोच के देखिए कितने बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा होते। जब G20 की मीटिंग हुई और उसकी सदारत भारत ने की तो कितना बड़ा आभा मंडल खड़ा कर दिया गया प्रधानमंत्री को लेके। बिल्कुल। तो हम दरअसल एक खिसियाए हुए राजनीतिक पार्टी का जो दम है उसको झेलने के लिए अभिशप्त है। लेकिन सर बड़ी चिंता भी इस बात की भी होती है ना कि पाकिस्तान, जैसा आपने पूरा समझाया, इसमें रोग स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है, सब चीज है, लेकिन जब हम उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरीके से बेनकाब करने के लिए सालों से अपना भारत रुख रखता रहा है, लेकिन अब तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुश्किल होगी ना। जब पाकिस्तान का इतना अंतर्राष्ट्रीय रुतबा बढ़ेगा तो भारत की उस मुहिम को। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।